हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां तक हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी। सारे श्रेक डेविल्स वर्सेस अनडेड आर्मी के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और अभी के लिए श्रेक डेविल्स के लिए ये फाइट एल्डर दोगुबू को प्रोटेक्ट करने की फाइट होती है। वहीं पर अनडेड आर्मी के लिए ये फाइट एल्डर दोगुबू को किल करने की फाइट होती है, जिसके साथ जैसे ही ये लोग बैटल में इमर्ज हो जाते हैं तो उसी के साथ ही एल्डर हुगवान यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही अपनी हायर रैंक की साउल एबिलिटी का यूज करते हुए मा होंगजुन को कैप्चर कर लेते हैं और ये एक सरप्राइज अटैक होता है जिसकी वजह से मा होंगजुन उनका सामना नहीं कर पाता। और इसी को देखकर ऑस्कर और बाकी सब लोग भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मगर इससे पहले कि मा होंगजुन को इससे कोई भी डैमेज हो या मा होंगजुन कम्प्लीटली इस साउल एबिलिटी के अंदर कैप्चर हो पाए, रोंग की स्पिरिट एबिलिटी के सारे बूस्ट ही सारे श्रेक डेविल्स को असिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर रोंग अपनी 9 स्पिरिट टेक्निक 9 ट्रायर्स डिवाइन लाइट का यूज करती है, जिसके बाद तो सारे श्रेक डेविल्स की पावर बहुत ही ज्यादा हद तक राइज हो जाती है, क्योंकि ये एक डिवाइन लेवल टेक्निक होती है जिसके साथ ही घोस्ट मास्टर की इस टेक्निक का सामना करने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए अपनी 9th स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है। और मा होंगजुन का अपनी 9th स्पिरिट टेक्निक को यूज करने का व्यू मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। और उसी के साथ ही साथ मा होंगजुन का एंशिएंट मॉन्स्टर भी टोटली काफी ज्यादा मिसिंग लग रहा था। तो मा होंगजुन की इस 9th टेक्निक का नाम फोनिक्स निर्वाणा है, जो कि घोस्ट मास्टर की इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से क्रश कर देती है, जिसके साथ ही दाई मुबाई और जुजुचिंग दोनों ही अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमें व्हाइट टाइगर नीथरलैंड देखने को मिलता है। और इसकी रोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि एल्डर युगवान की हायर रैंक की साउल एबिलिटी को बहुत ही आसानी से क्रश कर देती है। मगर उसी के साथ ही घोस्ट मास्टर दोबारा से आकर व्हाइट टाइगर नीथरलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने कोस्टली हैंड्स में कैप्चर कर लेते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है मा होंगजुन की, जिसकी पावर यहाँ पर मौजूद काफी ज्यादा अच्छे साउल मास्टर्स को भी बहुत ही आसानी से राइवल कर रही थी। जहाँ पर आते ही मा होंगजुन बहुत ही ज्यादा आसानी से घोस्ट मास्टर के इस अटैक को टोटली क्रश कर देता है और उसी के साथ ही शायद से अपनी 4 स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एल्डर स्वार्ड और एल्डर बोन की एंट्री भी हो जाती है। और थियांडो एम्पायर के सारे टाइटन्स एक साथ मौजूद होते हैं, जिन सब को देखते ही एल्डर दोगुबू कहते हैं, तुम सब के साथ मिलकर काम करना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली दफा किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जिसके साथ जैसे ही एल्डर दोगुबू अपनी टेक्निक को रन करते हैं तो उसी के साथ ही हम आते हैं एम्परर शुइबांग के व्यू पर, जिसका सेक्रेटरी चीफ उससे कहता है डेथ स्पाइरल फॉर्मेशन की स्पीड स्लो डाउन होती जा रही है, जो कि बिबिदोंग के गॉड बनने को डिले कर रही है। और इसी के साथ ही हम और भी काफी ज्यादा सोल्जर्स को स्टोन्स में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ही एम्परर शुइबांग कहता है मेरे मास्टर जब के क्यान नेक्शे के साथ फाइट कर रहे हैं तो हमें अभी के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ ही दोबारा से एम्परर शुइबांग सारे सोल्जर्स को ऑर्डर करता है और अपने सारे सोल्जर्स को अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हर हाल में जियालिंग गेट को कंकर करने का ऑर्डर करता है। और इसी के साथ ही ये सब लोग दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इसी के साथ ही हम वापिस आते हैं एल्डर वेनम के व्यू पर, जो कि अपनी इस टेक्निक को यूज करते करते काफी ज्यादा साउल पावर को ड्रेन करवा चुके होते हैं और काफी ज्यादा थक जाते हैं। जिसके साथ ही रोंग कहती है एल्डर वेनम की काफी ज्यादा साउल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है, अगर तो ये सब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द एल्डर वेनम की सारी साउल पावर ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। मगर उसी के साथ ही रोंग के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही चीफ निंग फेंग जी अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर वेनम को असिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं डिवाइन कुक ऑस्कर की 9 स्पिरिट टेक्निक को, जिसे यूज करते हुए ऑस्कर मैजिक स्टोन रोटेशन सॉसेज को क्रिएट करता है, जो कि शायद से एल्डर दोगुबू की सारी पावर को ही रिकवर कर देगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं एल्डर युगवान को, जो कि शाओवू का सामना कर रहा होता है और शाओवू भी इसे बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम दे रही होती है। वहीं पर व्हाइट टाइगर नीथरलैंड और घोस्ट मास्टर एक दूसरे के सामने होते हैं, मगर सब के काफी ज्यादा देर से फाइट करने की वजह से ये सब लोग अपनी काफी ज्यादा पावर को खो चुके होते हैं। तो उसी की वजह से ही ऑस्कर अपनी 9 स्पिरिट टेक्निक का यूज करते हुए रोटेशन सॉसेज को क्रिएट करने के बाद इवन उसे अपने सारे टीममेट्स को भी दे देता है, जिसकी वजह से इन सब की साउल पावर और इन सब की इंजरीज बहुत ही आसानी से रिकवर हो जाती हैं।
जिसे देखते ही अनडेड आर्मी के दोनों के मास्टर कहते हैं इन दोनों की साउल पावर बहुत ही ज्यादा आसानी से अपनी पीक कंडीशन पर आ चुकी है। इसी के साथ ही अनडेड आर्मी के दोनों के मास्टर्स काफी ज्यादा पीछे आ जाते हैं। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं एल्डर वेनम को, जो कि अपनी पावर के रिकवर होने के बाद दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर शाओ गैंग कहते हैं मेड्यूसा गेज की पावर एल्डर वेनम की पावर को बहुत ही ज्यादा फास्टली ट्रेन करवा रही थी। मगर अभी के लिए सिर्फ चीफ निंग फेंग जी ने ही एल्डर वेनम को असिस्ट नहीं किया, उसी के साथ साथ रोंग रोंग और ऑस्कर दोनों मिलकर आल्सो एल्डर वेनम की एबिलिटीज को और भी ज्यादा वाइड एरिया स्केल पर यूज होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मगर मुझे अभी भी इस बात का डर है कि क्या एल्डर वेनम इतनी ज्यादा स्ट्रगल को मैनेज कर पाएंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगहाओ को, जो कि एल्डर वेनम को रुकने का कहता है और उनसे कहता है कि आपने काफी ज्यादा पावर को ऑलरेडी एग्जॉस्ट करवा लिया हुआ है, अभी के लिए बाकी के सारे सोल्जर्स को हैंडल करने का काम आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। मगर एल्डर वेनम भी यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं ओवर ग्लास को, जिसमें कि टाइम बहुत ही ज्यादा कम रह चुका होता है, जहां पर एम्परर और उनके सारे चीफ इसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो इस टाइम के कंप्लीट होने से पहले बिबिदोंग के गॉड बनने से भी पहले जियालिंग गेट को कंकर कर पाएं। जिसके साथ ही एल्डर योगवान दोबारा से अपनी हायर रैंक की एबिलिटी का यूज करते हुए इन सब के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एल्डर वेनम को रोकने के लिए आगे जाने लगता है। मगर उसी के साथ ही एल्डर वेनम एल्डर योगवान से कहते हैं हम दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा देर से नहीं देखा। जिसके साथ ही एल्डर युगवान कहता है हमारी क्वीन बिबिदोंग हर हाल में तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें अनडेड आर्मी में ही डाल देंगी और तुम्हें दोबारा से जिंदा जरूर करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हें रेजिस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही एल्डर वेनम कहते हैं बिबिदोंग हमेशा ही तुम्हें सिर्फ एक चेस का पीस समझती आई है और जैसे चाहे तुम्हें वैसे यूज करती आई है। इवन कि वो मरने के बाद भी तुम्हें यूज कर रही है और तुम्हें आराम से मरने भी नहीं दे रही। अगर तो तुम्हारे माइंड में अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस मौजूद है या फिर तुम्हारा कॉन्शियसनेस अभी भी कहीं तुम्हारी बॉडी में मौजूद है तो तुम जरूर अपने आप को लेकर काफी ज्यादा सैड फील कर रहे होगे। मगर ये सुनते ही एल्डर युगवान कहता है तुम हमारी क्वीन की बेइज्जती नहीं कर सकते। जिसके साथ ही एल्डर वेनम कहते हैं आज के दिन मैं इस फॉर्मेशन को यहीं पर सील करने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही एल्डर वेनम दोबारा से अपनी मेड्यूसा गेज टेक्निक का यूज करते हुए इस सारी फॉर्मेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर इन अटैक्स के अंदर एल्डर युगवान भाग कर क्यों आ जाता है इसके बारे में मुझे समझ नहीं थी आ रही, जबकि एल्डर वेनम ने इस पर अटैक ही नहीं किया बल्कि एल्डर वेनम तो इस फॉर्मेशन को सील करने की कोशिश कर रहे थे। बट इस अटैक के अंदर आते ही एल्डर युगवान कहता है तुम्हारी मेड्यूसा गेज की पावर मेरी मूवमेंट्स को स्लो भी नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही एल्डर युगवान दोबारा से एल्डर वेनम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के अटैक के कांटेक्ट में आए, एल्डर वेनम अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज कर चुके होते हैं जिसका नाम मेड्यूसा डिस्पेयर होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद हर चीज को ही स्टोन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इवन के गोस्ट मास्टर और एल्डर युगवान भी इससे नहीं बचते, कोई भी अनडेड सोल्जर इससे नहीं बच पाता। इस फॉर्मेशन से जितने भी अनडेड सोल्जर्स क्रिएट हुए थे, चाहे वो कितने भी पावरफुल ही क्यों ना हो, वो सारे ही इस टेक्निक का शिकार हो जाते हैं और स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर ये टेक्निक एल्डर वेनम की काफी ज्यादा पावर को ड्रेन करवा चुकी होती है। बट आल्सो जैसे ही ये टेक्निक कंप्लीट होती है तो उसी के साथ ही सब लोग काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन सब को ऐसा ही लगता है कि शायद से इस फॉर्मेशन को रोक देने की वजह से बिबिदोंग अब गॉडेस नहीं बन पाएगी। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन और कियान नेंगशे के व्यू पर, जो कि इस सारे सीन को देखते ही कहता है मेड्यूसा डिस्पेयर की पावर पूरे बैटलफील्ड को बहुत ही आसानी से कवर कर पाई है। एल्डर वेनम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को हैंडल कर लिया है। मुझे यहाँ से फ्री होने के बाद एल्डर वेनम से जरूर मिलना होगा और उनसे इस सब के बारे में बात जरूर करना होगी। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं एल्डर वेनम को, जिनकी साउल बोन ही टूट जाती है और उसी के साथ ही उनके माउथ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और तांगसेन को यहाँ पर अच्छे से पता चल चुका होता है कि अभी के बाद क्या होने वाला है, जिसकी वजह से तांगसेन उनके लास्ट मोमेंट में उनके पास जाने की कोशिश तो करता है, मगर कियान नेंगशे तांगसेन को रोक लेती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं रोंग रोंग और चीफ निंग फेंग जी को, जो कि दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर वेनम की बॉडी और इनकी पावर को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। मगर एल्डर वेनम इस टेक्निक के साथ साथ अपनी साउल पावर के अंदर अपनी लाइफ एनर्जी को भी ड्रेन करवा चुके होते हैं,
जिसकी वजह से एल्डर वेनम अपने लास्ट मोमेंट्स पर होते हैं, जिन्हें देखते ही इवन रोंग भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इवन के रोंग यहाँ पर रोना तक स्टार्ट कर देती है, क्योंकि चाहे इन सब का टाइम एक दूसरे के साथ ज्यादा स्पेंड क्यों ना हुआ हो, मगर फिर भी एल्डर वेनम इन सब के मास्टर होने के साथ साथ तांग्स क्लैन के एक सीनियर एल्डर भी हैं। मगर रोंग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर रोंग की पावर एल्डर वेनम की जान बचाने में उनकी हेल्प ही नहीं कर रही होती। जिसके साथ ही हम देखते हैं एल्डर वेनम को, जो कि अपने लास्ट मोमेंट्स में कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, जिनमें सबसे पहली रीजन तो ये थी कि मेरा वेनम मास्टर का टाइटल पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग तो मेरे से डरते थे। और उसी के साथ साथ इसकी सेकंड रीजन ये थी कि मैं हमेशा से ही अकेला रहना चाहता था। मैं ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में खुद ही नहीं था आना चाहता, और ना ही कभी भी किसी इश्यू में पड़ना चाहता था। मगर इससे पहले कि एल्डर वेनम की बॉडी नीचे गिरे, तांग हाओ आकर एल्डर वेनम की बॉडी को होल्ड कर लेता है, जिसके साथ ही एल्डर वेनम लास्ट लाइन कहते हैं, आज के दिन मेरा तुम सब के साथ मिलकर फाइट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात थी, और शायद से यही मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग टाइम था, जहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए मेरे कंपेनियंस भी मौजूद थे। और मैं इस बात से भी काफी ज्यादा अमेज हूँ कि मैं तुम लोगों के काम आ पाया हूँ। जिसके साथ ही तांग सेन के गॉड बनने के बाद पांडव एम्पायर के फर्स्ट टाइटन की डेथ हो जाती है। मगर अभी के लिए ये सीरीज जिस पॉइंट पर आ चुकी है, यहाँ पर सिर्फ एक डेथ के बाद ही काम नहीं रुकने वाला, और वहीं पर सिर्फ एक इंसान ही तांग हाओ के हाथों में नहीं मरने वाला। अभी तो इससे बड़े शॉक्स भी देखने पीछे हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्रोकोडाइल को, जो कि इस सब को देखते ही कहता है, दोगोबू ने मेड्यूसा डिस्पेयर का यूज करने के लिए अपनी लाइफ की कॉस्ट पे की है, मगर उसने हर हाल में इस फॉर्मेशन को रोक दिया है। दोगोबू का एल्डर वेनम का टाइटल सच में इसके नाम के लिए वर्दी था, मगर बात चाहे जो भी हो, ये विक्ट्री हमेशा से ही वुहान एम्पायर की रही है, और वुहान एम्पायर को आज भी जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन और कियान नेंगशे बिना रुके अभी भी एक दूसरे के साथ फाइट करते जा रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही बिबीदोंग की गॉडेस फॉर्मेशन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है, और गेट ऑफ इनहेरिटेंस जैसे ही दोबारा से एक्टिव होता है, तो उसी के साथ ही यहाँ पर टाइम इवन गॉड्स तक के लिए भी रुक जाता है, जहाँ पर तांग सेन और कियान नेंगशे एक जगह पर ही फ्रीज हो चुके होते हैं। और यहाँ पर इन दोनों के फ्रीज होने का मतलब ये नहीं कि बिबीदोंग टाइम को कंट्रोल कर सकती है, बल्कि इन दोनों के फ्रीज होने का मतलब ये है कि बिबीदोंग की स्पीड इवन सी गॉड और एंजल गॉड दोनों को ही काफी टाइम सरपास कर चुकी है। जिसके साथ ही जैसे ही बिबीदोंग तांग सेन के पीछे अपीयर होती है, तो आते ही अपने गॉडली वेपन का यूज करते हुए बिबीदोंग सी गॉड को किल कर देती है, जिसे देखकर सब लोग ही काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूं, बिबीदोंग ने जिस वेपन का यूज किया होता है वो एक गॉड लेवल वेपन होता है, जो कि राक्षसा गॉड का वेपन है, और इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने के बाद ये वेपन भी बिबीदोंग को मिल चुका होता है। और यहाँ पर तांग सेन चाहे जितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों न कर ले, वो बिबीदोंग के इस अटैक से अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता, और इवन के तांग सेन को किल करने के साथ साथ एंजल गॉड भी बैक डाउन आना स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ ही कहती है बिबीदोंग ऑलरेडी गॉडेस बन चुकी हुई है। जिसके साथ ही बिबीदोंग तांग सेन से कहती है, मुझे इस बात का नहीं था पता कि दोगोबू का मरना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा सैड होगा, और तुम उसे इतना ज्यादा सीरियसली लोगे। अगर तो अभी अभी तुमने दोगोबू की वजह से अपना फोकस ना खोया होता, तो मुझे इस बात का डर था कि ये अटैक कभी भी सक्सेस नहीं था हो सकता। जिसके साथ ही बिबीदोंग जैसे ही तांग सेन की बॉडी से अपने वेपन को बाहर निकालती है, तो तांग सेन की बॉडी से गोल्डन कलर का ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके पीछे की रीजन आल्सो किसी भी कैरेक्टर के ब्लड के अंदर तक डिवाइन पावर का मौजूद होना है। जिसके साथ ही बिबीदोंग तांग सेन की बॉडी से उसकी सी गॉड हार्ट को भी बाहर निकाल लेती है, और इसी के साथ ही कहती है, हालांकि तुम ऑलरेडी एक गॉड बन चुके हुए हो, मगर तुम्हें मारना अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा आसान काम है। जिसके साथ ही बिबीदोंग सी गॉड हार्ट ही क्रश कर देती है, और इसी के साथ ही तांग सेन अपने 95% कॉन्शियसनेस को खो चुका होता है। मगर जैसे ही तांग सेन नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो उसी के साथ ही कियान नेंगशे कहती है, बिबीदोंग ने सी गॉड को इतनी आसानी से किल कर दिया है, ये पावर बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं गॉड फादर तांग हाओ को, जो कि अपने सन को मरने से बचाने के लिए यहाँ पर आया होता है। मगर बिबीदोंग तांग हाओ को रोकने के लिए इवन उस पर भी अटैक करती है। और गॉड फादर मैं तांग हाओ को इसीलिए कहता हूँ कि अभी के लिए एक इंसान के लेवल पर होने के बाद भी
तांग हाओ एक गॉड के अटैक को बहुत ही आसानी से काउंटर कर लेता है, उसकी स्पीड को मैच कर लेता है, उसके अटैक को डिफेंड भी कर लेता है और तांग सेन को नीचे गिरने से बचा भी लेता है। और उसी के साथ साथ एक गॉड का अटैक तांग हाओ को इवन एक स्क्रैच भी नहीं कर पाता, जिसके साथ ही तांग हाओ जैसे ही तांग सेन को होल्ड कर लेता है, उसी के साथ ही बिबिदोंग क्यान नेंगशे से कहती है, तुम अभी के लिए किस बात पर हेजिटेट कर रही हो। जिसके साथ ही ये दोनों गॉडेस एक साथ मिलकर अपने गॉडली वेपन्स का यूज करते हुए तांग हाओ और तांग सेन दोनों पर स्लैश अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर ये दोनों गॉडेस एक ही अटैक के साथ डोलवो कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा टैलेंटेड मास्टर्स को किल करने की कोशिश कर रही होती हैं। मगर इससे पहले कि ये अटैक इन दोनों को जाकर लगे, एल्डर बोन और एल्डर स्वार्ड दोनों ही यहाँ पर आकर इस अटैक को होल्ड कर लेते हैं। और उसी के साथ ही एल्डर बोन यहाँ पर आते ही तांग हाओ से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ ही बिबिदोंग इन सब से कहती है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सब लोग एक साथ ही जमा हो चुके हो, क्योंकि यहाँ से अभी के बाद कोई भी बाहर नहीं जाने वाला। और इसी के साथ ही बिबिदोंग फॉरबिडन फायर बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इन सब की इयररिंग्स तो काफी ज्यादा पेन करती हैं। मगर उसी के साथ ही साथ तांग सेन को बचाने के लिए जितनी भी रेनफोर्समेंट्स आ रही थी, वो सारी ही इस बैरियर से बाहर रुक जाती हैं। इवन के शाओवू जिसका सोल पावर रैंक 96 तक आ चुका है, वो भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही होती। जिसके साथ ही बिबिदोंग आगे बढ़ना स्टार्ट करती है ताकि वो जाकर तांग सेन की बची हुई बॉडी तक को भी क्रश कर दे। और इसी के साथ ही तांग हाओ अपने वेपन का यूज करते हुए इस बैरियर पर अटैक करता है, मगर ये बैरियर तांग हाओ के अटैक की वजह से नहीं टूटता। जिसके साथ ही तांग हाओ कहता है, यहाँ पर मेरे बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसी के साथ ही हम देखते हैं बाई श्यांग को, जो कि इस बैरियर के किसी ऐसे पॉइंट को ढूंढ रही होती है जहाँ पर एक छोटा सा फ्ला इन सबको मिल जाए और वहाँ से ये सब लोग अपनी पावर का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर पाएं। मगर इन सब को इस बैरियर को क्रॉस करने का मौका भी नहीं मिलता। जिसके साथ ही हम देखते हैं मा होंगजुन को, जो कि यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है, मगर मा होंगजुन भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता। और मा होंगजुन और तांग सेन का रिलेशन कितना ज्यादा अच्छा है, इस सब के बारे में आप सबको अच्छे से पता है। मा होंगजुन तांग सेन को अपने बड़े ब्रदर की तरह ही काउंट करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं दाई मुबाई और सुजुचिंग को, जहाँ पर दाई मुबाई और तांग सेन की रिलेशन के बारे में आप सबको अच्छे से पता है। दाई मुबाई तांग सेन को हमेशा से ही एक अच्छा कॉमरेड और अपने छोटे ब्रदर की तरह काउंट करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं बिबिदोंग को, जो कि क्यान नेंगशे से कहती है, तांग सेन हमारे एम्पायर के लिए आज तक का सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से हम दोनों को एक साथ मिलकर तांग सेन को अभी ही किल करना होगा। जिसके साथ ही क्यान नेंगशे ये सुनते ही कहती है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बिबिदोंग की बात बिल्कुल ठीक है और तांग सेन हमारे एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिसके साथ ही क्यान नेंगशे बिबिदोंग को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है, रही बात हमारे सारे ग्रजेस की, तो तांग सेन को किल करने तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मगर ये सुनते ही एल्डर स्वार्ड क्यान नेंगशे पर अपनी स्वार्ड का यूज करते हुए अटैक करने लगते हैं, जिनके अटैक को क्यान नेंगशे बहुत ही आसानी से रोक लेती है। और उसी के साथ ही कहती है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि किसी मॉर्टल की स्वार्ड एक गॉड को हर्ट नहीं कर सकती। इसी के साथ ही हम देखते हैं एल्डर बोन को, जो कि अपने बोन ड्रैगन का यूज करते हुए बिबिदोंग पर अटैक करने लगते हैं, मगर बिबिदोंग उन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रश कर देती है। और इसी के साथ ही क्यान नेंगशे एल्डर स्वार्ड से कहती है, गॉड्स की बैटल में एंटर होने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए भी हमारी बॉडीज को एक टाइम के लिए स्क्रैच भी नहीं कर सकते? जिसके साथ जैसे ही दोनों गॉड्स दोनों एल्डर्स को पीछे गिराती हैं, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन को, जो कि अपनी डिवाइन पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है, हमारे पास अभी भी जीने का चांस मौजूद है। हालांकि इन दोनों गॉड्स को रोकना अभी के लिए ज्यादा मुश्किल हो चुका है और इस बैटल को जीतना हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, मगर फिर भी हमें कोशिश करते रहना होगा। जिसके साथ ही तांग सेन अपने 13 गोल्डन मूव्स को एक ही टाइम के लिए कंबाइन कर लेता है और उन सारे मूव्स को एक ही अटैक में कंबाइन करने के बाद सी गॉड वेपन को दोबारा से समन करता है, जो कि इतना फास्ट अटैक होता है कि इस अटैक को डिफेंड करने के लिए बिबिदोंग और क्यान नेंगशे दोनों को टाइम तक भी नहीं मिलता।
हालांकि ये दोनों अपने गॉडली बैरियर्स को तो एक्टिवेट कर लेती हैं, मगर एंजल गॉड अपना एक हाथ ही कटवा बैठती हैं और वहीं पर राक्षसा गॉड को भी इससे काफी ज्यादा डैमेज होता है, मगर ये डैमेज राक्षसा गॉड के लिए ज्यादा डैमेज नहीं होता। जहाँ पर जैसे ही क्या नेक्स्ट का एक हाथ ही उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। तो उसी के साथ ही मैं पार्ट 2 को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।